हिंडनबर्ग एक प्रसिद्ध विमानपोत था जिसका विनाश 1937 में आग की लपटों में हुआ था। अद्भुत बात यह थी कि उस पर सवार लोगों में से अधिकांश वास्तव में दुर्घटना से बच गए थे। इस वीडियो में मैं आपको हिंडनबर्ग के अंदर की विस्तृत यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। हम विमानपोतों के बारे में बात करेंगे और यह भी कि वे अब ज्यादातर इतिहास की बात क्यों बन चुके हैं। हमें पता है कि सबसे पहला विमानपोत 1783 में फ्रांस में था। ये प्रारंभिक गुब्बारे अस्थिर थे और शुरुआत में इन्हें चलाना लगभग असंभव था। काउंट जेपेलिन नामक एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी खोली और हवाई जहाजों के डिजाइन में मदद की। उस समय यात्री हवाई यात्रा अभी आम नहीं थी, इसलिए यह महासागर पार करने का सबसे तेज तरीका था। यह एक समुद्री जहाज की तुलना में लगभग 2 गुना तेज था। हिंडनबर्ग का निर्माण 1936 में पूरा हुआ था। आज तक यह अब तक बनाई गई सबसे बड़ी उड़ने वाली है। यह जर्मनी में बनाया गया था और नाजियों द्वारा वित्त पोषित था, इसलिए पूंछ पर स्वस्तिक है। जहाज के अंदर ज्यादातर जगह 16 बड़े गैस सेलों ने घेर रखी है। इन्हें हटा दें तो आप जहाज की ढांचा देख सकते हैं। यात्री क्षेत्र यहां नीचे है। यहां 2 डेक हैं। ऊपर वाला ए डेक है और नीचे बी डेक है। बी डेक जगह है जहां यात्री विमान में सवार होते हैं। नीचे के दृश्य का समग्र नजारा पाने के लिए तिरछी खिड़कियां हैं। बाथरूम, क्रू के लिए जगहें, रसोई और अधिकारी का मेस। ये कमरा स्मोकिंग रूम है। इसे प्रेशराइज किया गया था ताकि हाइड्रोजन के रिसाव से बचा जा सके। और हाँ, हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है। हम इस गैस के बारे में वीडियो में बाद में और बात करेंगे। यहाँ की सीढ़ियां हमें ए डेक तक ले जाती हैं, जहां यात्री अधिकतर समय बिताते थे। जहाज के दोनों ओर और भी खिड़कियां हैं। यहाँ पढ़ने और लिखने का कमरा है और ये लाउंज क्षेत्र है जिसमें एक भव्य पियानो भी है। सामान्यतः भव्य पियानो का वजन लगभग 454 किलोग्राम हो सकता है, पर एक हवाई जहाज में इतना भारी वजन रखना काफी होता है। यह पियानो एल्यूमिनियम से बना है और इसका वजन केवल लगभग 161 किलोग्राम है। प्रत्येक यात्री केबिन में 2 बंक हैं और भोजन कक्ष दूसरी ओर था। तो अब हमने सभी जगहें देख ली हैं जहां यात्री जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्रू सदस्य कहां जा सकते थे। बी डेक पर इस गलियारे को कील कॉरिडोर कहा जाता है, जो जहाज के निचले हिस्से में एक रास्ते की ओर ले जाता था। जहाज के आगे की ओर डाक कक्ष और रेडियो कक्ष है। यहाँ के नीचे कंट्रोल कार है। ये जहाज का कमांड सेंटर है जिसे आप नीचे से देख सकते हैं। यह पतवार का पहिया है जो जहाज के पीछे की पतवारों को नियंत्रित करके जहाज को बाएं या दाएं हिलाने में मदद करता है। यह एलिवेटर का पहिया है जो जहाज के झुकाव को नियंत्रित करता है। हम चाहते हैं कि जहाज जितना संभव हो सके समतल रहे ताकि यात्रियों को आराम मिल सके। यह काम जहाज के पीछे लगे एलिवेटरों द्वारा किया जाता है। अधिकारी के क्वार्टर यहां हैं ताकि वे कंट्रोल कार के पास रह सकें। कील कैटवॉक के साथ आपको ये ईंधन और पानी के टैंक मिलेंगे। ये क्रू क्वार्टर हैं, कार्गो क्षेत्र हैं और ये इलेक्ट्रिकल रूम है। यहां और भी कार्गो क्षेत्र हैं और नीचे और भी हैं। और जो लोग जहाज के पिछले हिस्से में काम करते हैं उनके लिए क्रू क्वार्टर। जहाज के किनारे पर 4 इंजन कारें हैं जिनमें प्रोपेलर लगे हैं जो जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हर समय प्रत्येक इंजन कार पर एक क्रू सदस्य तैनात रहता था। यह गलियारा चालक दल को इंजन कार तक पहुंचाता था। कील गलियारे के साथ कई शाफ्ट हैं जिनमें सीढ़ियां लगी हैं ताकि चालक दल के सदस्य ऊपर चढ़ सकें। इन शाफ्टों का उपयोग गैस के वेंटिलेशन के लिए भी होता था। जहाज के केंद्र से होकर जाने वाला यह रास्ता अक्षीय गलियारा है। ये 16 गैस सेल हैं जो जहाज को हवा में तैराए रखते हैं। मूल रूप से हीलियम से भरने का इरादा था, पर हाइड्रोजन से भर दिया गया था। तत्वों की आवर्त सारणी देखने पर हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिससे सबसे अधिक उत्थान होगा। दुर्भाग्यवश यह बहुत ज्वलनशील है। हिंडनबर्ग के साथ इरादा वास्तव में हीलियम का उपयोग करने का था, जो थोड़ा भारी है पर बहुत अधिक सुरक्षित भी। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हीलियम का सबसे अच्छा भंडार था, पर वह इसे दूसरे देशों को बेचता नहीं था। इससे जर्मनी के लिए बदकिस्मती थी। हिंडनबर्ग के पास हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हिंडनबर्ग से पहले काफी सारे एयरशिप हादसे हो चुके थे। अन्य देशों ने पहले ही निर्णय लिया था
कि हाइड्रोजन से भरे एयरशिप खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि जर्मनी का रिकॉर्ड अब तक बेदाग रहा है। किसी भी एयरशिप हादसे में अब तक कोई यात्री मारा नहीं गया है। 1936 में हिंडनबर्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के लिए कई सफल यात्री उड़ानें भरी। 1937 का साल उतना अच्छा नहीं रहा। 3 मई को हिंडनबर्ग ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से यात्रा आरंभ की। न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट पहुंचने में 3 दिन लगे। इस समय जहाज सिर्फ आधा ही भरा था, सिर्फ 97 लोग सवार थे। उतरने का मूल समय 6 मई की सुबह तय था, पर मजबूत सामने की हवाओं, बारिश और आंधी के कारण इसमें देरी हो गई। यह लेकहर्स्ट स्टेशन है। एयरशिप उड़ान नहीं भर रही होती है तो यहाँ पार्क करने के लिए हैंगर है। यह मोरिंग मास्ट है। सामान्य लैंडिंग के लिए जहाज का अगला हिस्सा जमीन पर होते हुए यहाँ जोड़ा जाएगा। 6 मई की शाम को जमीन पर बहुत सारे लोग थे, जिनमें दर्शक, समाचार संवाददाता और चालक दल के सदस्य शामिल थे, जो जहाज को अंदर लाने में मदद के लिए तैयार थे। शाम 7 बजे जहाज ने लैंडिंग स्थल के ऊपर पहली बार उड़ान भरी और अंतिम लैंडिंग के लिए धीरे धीरे चक्कर लगाया। इस समय जहाज 12 घंटे देरी से था, इसलिए जल्दी से उतरने की जरूरत थी, क्योंकि वापसी की यात्रा के लिए जर्मनी लौटने वाले कई यात्री इंतजार कर रहे थे। किसी कारणवश जहाज का पिछला हिस्सा नीचा था, संभवतः हाइड्रोजन रिसाव। रात 7:21 बजे जहाज ने नीचे मौजूद जमीनी क्रू के लिए हैंडलिंग लाइंस छोड़ दी। 4 मिनट बाद जहाज के ऊपरी हिस्से में गैस सेल नंबर 4 और 5 के बीच आग लग गई। जहाज को पूरी तरह तबाह होने के बाद मलबे में बदलने में 1 मिनट से कम समय लगा। जहाज पर सवार 77 लोगों में से 65 लोग दुर्घटना में बचे। चलिए फिर से विस्फोट को देखते हैं। जैसे ही यह होता है, पूंछ गिरने लगती है। आग अक्षीय गलियारे से होकर जहाज के अग्रभाग से निकलती है। अचानक झटके से जहाज पर सभी लोग अपने पैरों से उछल पड़ते हैं। चूंकि वे उतरने वाले होते हैं, अधिकतर यात्री पहले से ही खिड़कियों के पास होते हैं और यह अच्छा भी होता है। जैसे जैसे जहाज जमीन के करीब आता है, कई लोग कूदकर और दौड़कर जलते हुए जहाज से दूर भागने में सफल होते हैं। दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं थे। किसी को भी यकीन से नहीं पता कि जहाज में आग कैसे लगी। दुर्भाग्य से ज्यादातर सबूत जलकर खाक हो गए। आपदा से ठीक पहले स्थिर विद्युत के संचय से आग लगने की संभावना है। एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती। हिंडनबर्ग सबसे बुरी एयरशिप आपदा नहीं थी। यह पहली बार था जब फिल्म पर कैद हुआ और जनता ने व्यापक रूप से देखा। इसके कारण एयरशिप यात्रा को परिवहन के साधन के रूप में खत्म कर दिया गया। आज भी जो एयरशिप्स इस्तेमाल में हैं, वे निश्चित रूप से हीलियम का उपयोग करती हैं, हाइड्रोजन का नहीं।